Hello students, it's Chemistry Time Learning Platform. Hi, I'm Monica and today we will continue our topic that is electrochemistry. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था एप्लीकेशंस ऑफ कार्लोश लॉ, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ हमारी एक एप्लीकेशन लेफ्ट रहती है। वैसे तो बेसिकली हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आप बोल सकते हो एसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो बाय यूजिंग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। प्रीवियस वीडियो में जब हमने अल्फा को फाइंड आउट किया था, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट किया था, तो वहां पर हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी फाइंड आउट किया था एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके नीट 2021 में आया हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपका। देखिए जो भी आप क्वेश्चंस जो भी आप बेसिकली चीज पढ़ते हो उसी के बेस अगर आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो हो सकता है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसी चीज है जहां पर आपको क्वेश्चंस भी ट्राई करने होते हैं, तो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चंस ही मेन है प्लस फॉर्मूले, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। आज हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको फाइंड आउट करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करना होता है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और आज जो हमारा बेसिकली मेन होगा वो होगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। देखिए बेटा, जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं वो आपकी आजकल पूछी जाने लगी है, बट जो बेसिकली जब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है वो ज्यादातर आपकी नेट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेट एग्जाम के बिहाफ पे हमें वो चीज सॉर्ट आउट करनी होती है, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो वो भी आपको आनी जरूरी है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में प्लस अपना सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो उसमें वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते कैसे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जिस बच्चे को थोड़ा नेमिंग की प्रॉब्लम वो देख लेना। यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है और आपके पास क्या होता है, क्योंकि ये आपका हम ये कह सकते हैं कि 100% डिसोशिएट नहीं होता वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्वस में लिख लेना इसको, एक्वस में, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में ही डिसोशिएट होता है आपका, और ये भी सारा आपका एक्वस मीडियम के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, आपके पास जैसे मैंने करवाया था एट टाइम इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बस थोड़ा सा लिखना जरूरी है क्योंकि हमने मुझे समझाना है पूरा आपको। यहाँ पर क्या आपका, क्योंकि ये सारा इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आता है आपका कि अल्फा डिग्री डिसोसिएशन होता है, ठीक है। इतने मोल्स इसके डिसोशिएट होंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट होंगे सी अल्फा। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है आपकी तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा, ठीक है। वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपने ली हुई है। अब जो बेसिकली इसका फॉर्मूला बनता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का या फिर एसिडिटी कांस्टेंट, ए बी लिखा जाता है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, के ए बी लिख सकते हैं या फिर के डी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या एसिडिटी के लिए ए एसिडिटी कांस्टेंट, क्योंकि एसिड के लिए हम लिख रहे हैं। दिस इज फॉर डी मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो किस तरीके से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दिस इनटू दिस, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी सी अगर मैं इसको कॉमन ले लूं 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना। तो यहाँ पे कितना जगह सी अल्फा स्क्वायर। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर 1 अल्फा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास क्या मैंने आपको बताया था कि अल्फा बहुत कम डिसोशिएट होता है। मतलब अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी हद तक वो चीज डिसोशिएट हुई है। अब मुझे पता है कि जो आपके पास जो भी वीक एसिड होते हैं वो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, तो अल्फा तो बहुत कम है, 1 ज्यादा है, तो 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो सी अल्फा स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा आपका, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ देखो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज योर सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ से आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ध्यान से क्या क्या, यहाँ पर अगर आपको कंसंट्रेशन दिए, अल्फा दिए, तो आप एसिडिटी कांस्टेंट यानी आप इसका कांस्टेंट निकाल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी बात यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको के ए दिया, सी दिया, तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल। अब देखो इसी चीज को ना हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे सी है, ठीक। अल्फा मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इज योर
आपके पास मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस वहां पर सिर्फ क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी ले लेते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, यहाँ पर मोलर और आपके पास इक्विवेलेंट भी आ सकती है, दी हुई है। तो ये कंसंट्रेशन सी पर थी, ये इन्फिनिटी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सी लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी कंसंट्रेशन के ऊपर ही है। और ये आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन 0 के ऊपर है। तो ये पुट अप कर दो यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू जो यहाँ पर ये है, पुट इन सेकेंड। तो ये आपके पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर आप पुट कर दो, ये अल्फा कितना आ जाएगा, दिस अपॉन, अगर मैं इसको इन्फिनिटी लिख सकते हो 0 पे, वो आपके ऊपर है, ठीक है, दिस स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो कितना बचेगा, सी, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करो, अगर आपको पूरा ही सॉर्ट आउट करना है ना, 1 माइनस अल्फा लेके भी सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बुक्स में कई बार 1 माइनस अल्फा को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वो ले सकते हो, उसको सॉर्ट आउट कर दो, बाद में आप नेग्लेक्ट कर दो, वो अलग बात है, ठीक है। डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर लो, कई बार बुक्स में पूरा एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है, और नेट एग्जाम में तो बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, यहाँ पर दिस इज योर इन्फिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस दिस इज योर कंसंट्रेशन सी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी, सॉरी इसको ना लैम्डा एम इन्फिनिटी लिख लेना, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और ये यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, देखो ध्यान से, यहाँ पर बच गया कंसंट्रेशन सी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा आपके पास, लैम्डा एम इन्फिनिटी और मोलर कंडक्टेंस इन्फिनिटी माइनस मोलर कंडक्टेंस सी, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, फाइन। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, ये चीज़ तो ठीक है आपको पता होती है ऑलरेडी, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसी को एक्सटेंड, क्योंकि मैंने तभी आपको ये चीज़ पूरी करवाई है कि ये चीज़ जो है, क्योंकि ये आपकी एक एप्लीकेशन लास्ट बचती है कोहरलोश लॉ की, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ही आपकी टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, ठीक। तो ये आपके पास क्या था, यहाँ पर लिख लेना कि जो आपके पास एप्लीकेशन है वो क्या है, टू फाइंड Ka और यू कैन से Kd, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हो, वीक है तो वीक के लिए निकाल लेना, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या दिया है। तो Ka यहाँ सिर्फ एसिड लिख लो, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा, पता नहीं चलता, कई बार वो स्ट्रॉन्ग के लिए भी दे देते हैं। देखो ये इस तरीके से करके सॉल्व, ठीक है। सी अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, दिस इज योर अल्फा, आपने यहाँ पुट किया, आपके पास यू गेट दिस एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना, इसी का फर्दर एक्सटेंशन है ये, फाइन। तो चलो अब हम इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना बेटा, ये तो चीज आपको पता होती है, अल्फा मान लो इस, अगर आपको ये चीज दी हुई ना तो अल्फा ये पुट कर लेना वहां पर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। अदरवाइज क्या है, पहले अल्फा निकाल लो, नो प्रॉब्लम, अल्फा निकाल के यहाँ पुट कर लो, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम नेक्स्ट स्टडी, अब देखो यहाँ पर क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर। देखो जो चीज गिवन होती है ना, पहले उसको राइट डाउन किया करो, उसके बाद क्या क्वेश्चन आपको समझ में आता है। अदरवाइज क्या होता है ना, एकदम से अगर आप कोई रेस्पॉन्स देने की कोशिश करते हो तो आंसर आपका गलत निकलता है। देखो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पर कितना डिफरेंस दिया हुआ, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 1.75 ही गिवन है आपको, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन कह सकते हो या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री की, कि यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया जाता है। देखो ये एक ना ब्यूटी है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, क्या ब्यूटी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ना आपको हमेशा जैसे जहाँ पे 10 की पावर -5, यहाँ दिया 10 की पावर -4, आगे आपका रिमेनिंग सेम है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं आती ढंग से। तो कैलकुलेशन को अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले अच्छे से लिखा करो, जैसे कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.007 मोलर, किसके दी है, एसिटिक एसिड की, ठीक है।
मोलर कंडक्टिविटी दी है इस कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी ये क्या चीज हुई आपकी मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी है, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन के साथ गिवन है मोलर कंडक्टिविटी, सो इट रिप्रेजेंट योर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। फाइन, तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? आपको के डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है एसिटिक एसिड का, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या गिवन है, आप एक चीज लिख लेना, यहाँ पर आपको ये चीज गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज और चाहिएगी ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो ये आपको दी हुई है। ये कितना दिया हुआ मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव आयन के लिए दिया हुआ आपको 350 और इसके लिए दिया हुआ 50। ठीक है, ठीक है, ये जो है मोलर कंडक्टेंस ये वाली इसके लिए दी हुई है, इसको 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, दिस इज योर गिवन। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी कोहरलोश लॉ की, ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर चाहिए और मुझे ये चीज पता, मोलर कंडक्टेंस अगर मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, यानी ये किसके लिए था आपका एसिटिक एसिड के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, कोहरलोश लॉ से हमने यही तो पढ़ा था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो आपके आयंस होते हैं वो आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, CH3CO नेगेटिव कहाँ से आया। ठीक है, तो यानी इन दोनों की अपनी अपनी खुद की एक इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, इट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO नेगेटिव एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव। यही तो हमने चीज स्टडी की थी ना, हम सिंपल ऐड कर देते हैं जिसकी भी निकालनी होती है हमें, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर जो आपके पास है वो कंडक्टेंस खुद की होती है, इनकी कोई चेंज नहीं होता, किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता उनका, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 350, हमने पहले भी ऐसे किया हुआ है 50, तो कितना आ जाएगा, और यूनिट साथ साथ मेंशन करनी जरूरी होती है। ठीक है, दिस इज योर इतना। अब ये जो है आपकी ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपकी निकल चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, कंसंट्रेशन सी पर गिवन है और इनफाइनाइट पे। अब मुझे एक बात बताओ, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो C, अब देखो यहाँ पर वीक है तो 1 माइनस अल्फा करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत स्मॉल आने वाला है, तो 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, करके भी देखोगे तो 1 माइनस करके देखना, वहां पर आपका जो अल्फा होगा बहुत कम आएगा, तो उसको नेगलेक्ट आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, देखो कैसे आएगा, यहाँ देख लेते हैं अल्फा क्या आएगी। अल्फा अगर मैं यहाँ निकाल लेती हूँ पहले, ठीक है, अल्फा क्या होती है एट कंसंट्रेशन सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन सी के ऊपर, देखो ध्यान से, दिस इज योर 20 एंड दिस इज योर 400, तो यहाँ से अगर आप करते हो तो 1/20 आ जाएगा आपका। 1/20 कितना हो जाता है, पॉइंट आएगा 0.05। ठीक है, दिस इज योर अल्फा। अब अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 × 10⁻² लिख सकते हो, या 0.05 से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अल्फा स्क्वायर कर दूं, यानी कि 5 × 10⁻² स्क्वायर, देखो मैंने 10⁻² लिया क्यों है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, नो डाउट, लेकिन यहाँ क्या है ना बेटा, 0.05 × 0.05 करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होती है, और यहाँ पर अगर आप 5 × 10⁻² करते हो, डायरेक्ट हो जाता है कि ये 10⁻4 आ जाएगा और यहाँ पे 25 है, सिंपल। तो अब मुझे बताओ, अगर 1 माइनस अल्फा अगर मैं करती, ठीक है, तो 1 माइनस 0.05 मुझे करना पड़ता है, और 0.051 के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं नेगलेक्ट कर दिया 1 माइनस अल्फा। फाइन, तो C कितना आ जाएगा 0.007 × 25 × 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.75 × 10⁻�5। सो दिस इज योर आंसर। अब देखो इसको सॉल्व करना, ठीक है, 25 × 7 175 आ जाएगा। ठीक है, 175.3 लगाओगे आगे तो 0.175 × 10⁻⁻4 आएगा, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया 1.75 कर दिया। ठीक है, अगर देखो आपके पास आंसर ऐसे आता है 1.75 × 10⁻�4। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 10⁻⁵ करने के लिए 1.75। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर आप 0.175 तो देखना नहीं है, 1.75, तो 10⁻⁵, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व करना,
और देखो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक। ये हमारा कंप्लीट हो गया जितनी एप्लीकेशंस थी जो मेन थी। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन और निकाल सकते हो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी आप निकाल सकते हो इसके अंदर, बट ये आगे की क्लासेस में ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार आपको ना जैसे हम इसी उसमें आपके पास अगर आपको कंसंट्रेशन H पॉजिटिव पूछ ली जाए, CH3CO नेगेटिव पूछ ली जाए, तो आप कैसे निकालोगे कंसंट्रेशन को? सिंपल है, मैंने आपको बताया था C अल्फा निकल के आता है ना। देखो ध्यान से, बेसिकली क्या होता है आपके पास, जैसे मैंने बोल दिया अब देखो यहाँ मेरे पास C था 0 0 एंड दिस इज योर C माइनस C अल्फा। कई बार ना आपसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी पूछ लेते हैं, देखो कैसे निकालोगे। अब मुझे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। क्वेश्चंस किस तरीके से भी आ सकते हैं, वो आपको बस थोड़ा सॉर्ट आउट करना आना जरूरी है। C अल्फा होगी, सिंपल, ठीक है। अल्फा भी बताया था K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या आ जाएगा K अपॉन C अंडर रूट दैट इज योर अल्फा। यहाँ से अल्फा निकाल लोगे इजिली। अब जो भी दिया आप उसको सॉर्ट आउट कर लेना अपने हिसाब से। देखो दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की C और अल्फा ये है, ठीक है। तो अल्फा के वैल्यू क्या है, यहाँ से आप ये पुट अप कर सकते हो। अब इसको क्या है यहाँ पे C स्क्वायर K अपॉन C। अरिशु इस तरीके से आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो K इंटू C, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो जो आपको गिवन होगा, फाइन। इसके अल्फा ने गिवन, K गिवन है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, पूरा सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीएच पूछी जाएगी तो कितना भी एक्सटेंड किया जाता है क्वेश्चन को। अगर आपको पीएच पूछ लिया तो पीएच क्या होता है, क्योंकि IIT वगैरह में कई बार एक्सटेंड करते हैं क्वेश्चन को ज्यादा, नीट में तो इतना नहीं पूछते हैं, हाँ नेट और उस लेवल पे पूछा जाता है आपका, ठीक है, IIT लेवल पे। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, सिंपल है। यहाँ पर अगर आपको pH पूछी जाए, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पर आप पुटअप कर दोगे अपनी वैल्यू और pH फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना था, और जो हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे डेट इज योर आपके पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक दैट इज योर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन विच इज अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों को यहाँ पे ना बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है, बट ये बहुत ईजी से ईजी टॉपिक है, तो इसमें कुछ घबराने की नीड नहीं है। आपको जितना मैं टॉपिक करवाऊंगी वो इतना इजी करवाऊंगी, और ये वाला आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे पहले हमें ये टाइट्रेशन पढ़नी है, ठीक है। बहुत सारी हैं, 7-8 हो जाती हैं आपकी, ठीक है। वो डिपेंड करता है, कई बार आपको 4 भी करवाई जाती हैं, बट उसका रिवर्स करवा के अगर मैं आपको करवाऊँ तो आपकी 8 बन जाती हैं, ठीक है। तो हम सारा पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। आज का लेक्चर और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले एक चीज आपको थोड़ी सी पता होनी जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रोसीड करते हो इसके टुवर्ड्स, ठीक है। वो बहुत ईजी है, देखो कैसे। अब देखो जो मेरे पास है ना, एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके पास मोलर कंडक्टेंस होगी, क्या होगी, जो मोलर कंडक्टेंस आएगी, या फिर आप कंडक्टिविटी बोल सकते हो, ठीक है। कई बार कंडक्टिविटी लिखा मिलेगा, मोलर कंडक्टेंस लिखा मिलेगा, फिर कंडक्टेंस लिखा मिलेगा, तो बेसिकली एक ही चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात चल रही है इधर। तो मोलर कंडक्टेंस जो होती है ना आपकी H पॉजिटिव आयन की, ठीक है, वो जितने भी रिमेनिंग आयन्स होंगे, चाहे वो Cl नेगेटिव हो, चाहे वो कोई भी आयन हो, उससे हमेशा ज्यादा होगी अदर आयन्स, ठीक है। जितने भी रिमेनिंग आयन्स बच गए इसकी हमेशा सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस आएगी एज कंपेयर टू अदर आयन्स। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जो मोलर कंडक्टेंस OH नेगेटिव की आएगी, क्योंकि हम वाटर में क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन्स है ना, तो इन दोनों के जो कंडक्टिविटी होगी या फिर कंडक्टेंस होगी वो हमेशा ही ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी माइग्रेटिंग पावर बाकी आयन से ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिले तो H पॉजिटिव, क्योंकि स्मॉल है, OH नेगेटिव तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में तो कंपैरिजन नहीं होगी, लेकिन हमेशा इसकी ज्यादा होगी, हम देखेंगे कैसे। अब ये वाली चीज आपको ध्यान हमेशा ही रखनी है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वो क्या है
ये कहाँ, ये इसका रीजन क्या है वो थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि रीजन पता होना जरूरी है। ये तो आपको मैंने बता दिया ऐसा होता है, स्मॉल हो गए, लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ खास। ठीक है, देखो कैसे होता है इसका रीजन। अब देखो बात क्या होती है, इसके अंदर जो आपके पास ये होते हैं दोनों आयंस, ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, ये एक्वस मीडियम है, मतलब एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होते ही हैं, एक्वस मीडियम में ही इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक, तो यानी कि इन हम बात करें एक्वस मीडियम के अंदर ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि जो H, अब मुझे पता है वाटर क्या है, पोलर है, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किसको सराउंड कर लेंगे, H पॉजिटिव को, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ मैकेनिज्म ऑलरेडी। कैसे होगा, इस तरीके से, तो OH इस तरीके से क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होते हैं, H बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज रहते हैं। H बॉन्डिंग मतलब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजिली इनको क्या कर लेते हैं, पकड़ के क्या कर देते हैं, दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या होता है, सिंपल है ना, यहाँ पर एक कैथोड है एक एनोड है। क्वेश्चन में आपके पास क्या मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, सिंपल। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, सिंपल, और OH नेगेटिव आयंस भी होंगे, फाइन, क्योंकि वाटर है, एक्वस मीडियम है। अब वाटर मीडियम में मैंने क्या ले लिया, ये तो अलग अलग ले लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर एक्वस मीडियम, तो उसका जो HCl का, देखो ध्यान से, जो HCl का H पॉजिटिव पार्ट है एक Cl नेगेटिव पार्ट है, तो मैं क्या बोलूंगी, जो मोलर कंडक्टेंस होगी H पॉजिटिव की वो ज्यादा होगी किसी भी अदर आयन से, यानी Cl से तो ज्यादा होगी H पॉजिटिव की। ध्यान रखनी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी टाइट्रेशन के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन बता रही हूँ। मैंने क्या किया, HCl को मैंने वाटर में तभी तो डिसोशिएट होता है, एसिड कोई भी है ना, अकेला तो डिसोशिएट होगा नहीं, तो एक्वस मीडियम में मैंने इसको ले लिया। तो मैंने क्या किया, HCl इन एक्वस मीडियम, यानी वाटर भी है यहाँ पर H2O, और ये H पॉजिटिव कहाँ से आया आपका, HCl से आया। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी होंगे, Cl नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव की तो बहुत कम है, तो मैंने वो नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर इस H पॉजिटिव को पकड़ के बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। किस तरफ करेंगे, क्योंकि H पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, नेगेटिव के टुवर्ड्स। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको ये नहीं बता रहा, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ जाएगा, H पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, मतलब ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स योर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, मतलब ये इसके टुवर्ड्स यहाँ पर क्या चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये एनोड है ये कैथोड है, तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, कैथोड यानी नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगा, इजीली माइग्रेट कर जाएगा। यानी इसकी माइग्रेटिंग पावर मतलब दौड़ने की पावर, या फिर आप कहते हो मोबिलिटी बहुत फास्ट होगी बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद दिस वाटर मॉलिक्यूल्स। सिंपल। तो आप सिंपल सा ही कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, OH नेगेटिव आयंस भी सिमिलर केस होगा। जैसे मैंने ले लिया NaOH इन एक्वस मीडियम, तो OH जो होगा NaOH, यानी कि जो आपके पास मैंने ले लिया NaOH, ठीक है, तो ये डिसोशिएट हो गया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये भी एक्वस मीडियम में सारा का सारा है ना। अब इसका जो ये वाला होगा Na पॉजिटिव की जो माइग्रेटिंग पावर होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। वो भी सिमिलरली ऐसे ही है, क्योंकि जो OH नेगेटिव आयंस होंगे उसको कौन सराउंड कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली इसी तरीके से, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पता आपको इतना तो है ना, तो ये सराउंड कर लेंगे OH नेगेटिव को और माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव साइड। तो यानी कि सिंपल सी चीज है, ये इसको बोलते हैं हम ग्रोथस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, ग्रोथस मैकेनिज्म। अब एक्चुअली होता कैसे है, इसका पूरा प्रोसीजर होता है कि जो आपके पास ये प्रोटॉन है ना H पॉजिटिव, ये जंप करता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे, मतलब क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल होगा H पॉजिटिव को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में देगा, फिर थर्ड वाले को देगा। देखो ध्यान से कैसे, थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देती हूँ, देखो ध्यान से, यही है आपके पास, दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव। ठीक है, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे फिलहाल, देखो ध्यान से कैसे है। प्रोटॉन है मेरे पास, एक प्रोटॉन ले लिया वाटर मॉलिक्यूल ने, यहाँ मान लेते हैं लेट सपोज इस तरीके से हो गया, ये प्रोटॉन ले लिया इस वाटर मॉलिक्यूल ने, तो क्या बन गया, अगर H पॉजिटिव अगर वाटर मॉलिक्यूल के सराउंड होगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, है ना। तो ये H3O पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ क्या था मेरे पास, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया किस तरीके से, देखो ये H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ठीक,
नेक्स्ट क्या होगा, दोबारा से यही प्रोसीजर होगा, तो ये H पॉजिटिव फिर यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरे पास, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव कर लें क्योंकि H पॉजिटिव माइग्रेट यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के टुवर्ड्स, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर जंप करता हुआ प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है टुवर्ड्स योर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, मतलब किसके पास, कैथोड के पास। तो इसी तरीके सिमिलरली OH नेगेटिव आयन करते हैं। सिंपल, तो हमें सिंपल यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये पूरा थोड़ा समझाने का मतलब ही यही था, यहाँ पर काम की चीज ज्यादा नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन बेसिकली यही होता है कि प्रोटॉन या फिर OH नेगेटिव आयंस जंप करते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल से टुवर्ड्स अनदर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड माइग्रेट फास्ट टुवर्ड्स जहां पर उनको जाना होता है, चाहे कैथोड पे चाहे एनोड पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके माइग्रेटिंग पावर ज्यादा है। हम कंडक्टेंस को या फिर कंडक्टिविटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मतलब आयंस की मोबिलिटी के ऊपर या फिर नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं। अगर नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही बन रहे हैं H पॉजिटिव, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक केस में, लेकिन वहां पर उनकी माइग्रेटिंग पावर यानी मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए थे कंडक्टेंस के जिस पर वो डिपेंड करती है। तो यहाँ मोबिलिटी की बात होगी, जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी ज्यादा यहाँ पे कंडक्टेंस होने वाली है, ठीक। तो मोबिलिटी से सिंपल हमें समझना है, इतना समझ में आया। अब बेसिकली आपको ना ये चीजें ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं अपना कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ऊपर। ये वाली चीज को स्टडी करेंगे बाय दिस, ठीक है। ये हमें एक्वस के लिए भी फिलहाल ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रोथस मैकेनिज्म फॉर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इन दी एक्वस मीडियम। तो यहाँ पर ग्रोथस मैकेनिज्म यही कहता है कि इनके मोलर कंडक्टेंस जो होगी, कंडक्टिविटी होगी, वो दूसरे आयन से जो भी होंगे उनसे ज्यादा होगी हमेशा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा आने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मान लेते हैं मैंने ले लिया HCl वर्सेस NaOH, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो NaOH वर्सेस HCl, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो दोनों चीजों में क्या होता है ध्यान से देखना है। अब मेरे पास ये ग्राफ बनाऊंगी मैं, दो चीज ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखनी है वो देखो। अब मेरे पास जो टाइट्रेशन करते हैं ना, वहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आपकी ब्यूरेट, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम आप ऐड करते हो कहाँ, दिस इज योर कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो दिस इज योर कोनिकल फ्लास्क। अब किसकी वॉल्यूम किस में ऐड करनी, देखो ध्यान से। अगर लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर NaOH ले लिया ब्यूरेट के अंदर, ठीक है, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्यूरेट से हम इसको ऐड करेंगे, स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम, ठीक है, इनेबल। और कोनिकल फ्लास्क में मैंने ले लिया लेट सपोज HCl, इसके अंदर आपके पास HCl है, ठीक है। कई समझाते हैं आपको मोल्स लेके कुछ ना कुछ करके, बट यहाँ पर वो नीड नहीं है। देखो ध्यान से मैं क्या समझाती हूँ आपको। यहाँ क्या लिखना है आपको, कंडक्टेंस डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया था, मोबिलिटी और नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। तो यहाँ मोबिलिटी के ऊपर देखेंगे, बात होगी अपनी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट क्या होता है, जो आप ब्यूरेट से ऐड करते हो, मतलब NaOH यहाँ पर टाइट्रेंट का रोल करता है, ठीक है। टाइट्रेंट मतलब जिसकी आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, जैसे मैंने NaOH की लिख ली, इन ml लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, इस तरफ कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी भी लिखा मिलता है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल मोबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है सारी चीजें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैंने यहाँ देखो क्या करना है, मैंने क्या किया, NaOH। देखो सबसे पहले क्या किया करो, जो तुम ऐड कर रहे हो ऊपर से, ठीक है, जो ऐड कर रहे हो, जिसमें ऐड कर रहे हो, जिसको ऐड कर रहे हो वो पहले लिख लो NaOH, ताकि कंफ्यूजन सी ना रहे, बस इतना है, क्योंकि आगे आगे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। यहाँ है HCl, जिसको ऐड कर रहे हो, जिसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है, जिसको मतलब NaOH को ऐड कर रहे हो, किसमें ऐड कर रहे हो, HCl में, ऐसे लिख लेना, सीक्वेंस में कभी गड़बड़ नहीं होगी। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एरो इसी तरीके से लगेगा आपका, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, Na पॉजिटिव है, और यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इसको आप डिसोशिएट करोगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो कैसे होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl बन जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन होता है, ये इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। HCl, अब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर एक तरीके से, है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और H2O, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को ये बताओ, जब मैंने NaOH को ऐड किया, ड्रॉप वाइज ऐड करना, थोड़ा थोड़ा, ये एकदम से गिरा दिया सारी, इसको मैंने यहाँ से ड्रॉप वाइज ऐड करना स्टार्ट कर दिया। पहले 1 ml डाला, फिर 2 ml, फिर 3 ml, फिर 4 ml, इस तरीके से, ठीक है।
अब मेरे पास HCl तो बहुत सारा है पहले स्टार्टिंग में, है ना, मतलब ज्यादातर क्या है मेरे पास HCl ही है, इनिशियली मेरे पास HCl है, ठीक है। मैंने उसमें ऐड क्या करना स्टार्ट कर दिया, NaOH, फाइन। तो यानी कि अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो HCl प्रेजेंट थे, प्रेजेंट इनिशियली वो बहुत ज्यादा थे, सिंपल। इनिशियली मेरे पास जो HCl था वो बहुत ज्यादा था, अब मुझे धीरे धीरे कंडक्टेंस मेजर करनी है, ये मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस थे वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस OH नेगेटिव आयंस। अब देखो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयंस थे अलग से, देखो यहाँ पर ये डिसोसिएटेड फॉर्म में थे इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, जो मोलर कंडक्टेंस होती है H पॉजिटिव की वो बहुत ज्यादा होती है मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ये समझा चुकी हूँ मैं कि इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी H प्रोटॉन की वो ज्यादा होगी Cl नेगेटिव से, ठीक है। और सिमिलरली मैंने ये बताया था कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है OH नेगेटिव की वो ज्यादा होती है, किससे होती है, किसी भी अदर आयन से, यानी आप लिख सकते हो अदर आयंस, ठीक है। और दूसरी बात, जो मोलर कंडक्टेंस होगी H पॉजिटिव की वो ज्यादा होगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, जिसका मतलब कंपैरिजन किया करो। ये कौन आएगा यहाँ पर, देखो सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है मेरे पास, फाइन, ये मान लेते हैं 100% थे यहाँ पर, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो इसके जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे H पॉजिटिव के साथ, यानी कि जो H पॉजिटिव की अब अमाउंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर H पॉजिटिव तो रहेंगे नहीं मेरे पास क्योंकि कंबाइन कर जाएंगे, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से कंबाइन कर रहा है और NaCl फॉर्म कर रहा है, और H पॉजिटिव OH से कंबाइन करके वाटर बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो पहले मेरे पास H पॉजिटिव थे अब वो वाटर के फॉर्म में होने लग गए हैं कंबाइन करके OH नेगेटिव से, तो यानी कि H पॉजिटिव की अमाउंट क्या हो रही है, कम हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर H पॉजिटिव की अमाउंट कम होती जा रही है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं। अब एक बात ध्यान रखना, आप बोलोगे मैम वाटर मॉलिक्यूल है जो वो भी तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में है, क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, जो वाटर होता है ना उसका जो KW आप पढ़ते हो OH नेगेटिव जो भी इसका, ये जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है, हमेशा ध्यान रखना। जो प्योर वाटर होता है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज जो आप स्टडी करते हो आपका उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है ना वो डिसोशिएट तो होता है नो डाउट, मतलब H पॉजिटिव हो गए मैम, पहले तो अब कह रहे हो कि ये डिसोशिएट मतलब ये आयंस कम हो रहे हैं H पॉजिटिव, लेकिन वाटर के फॉर्म के अंदर तो होंगे ही, यानी वो भी तो H पॉजिटिव आयंस देंगे, तो H पॉजिटिव आयंस तो बराबर रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये फॉर्म हो चुका है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ये फॉर्म होगा एज कम्पेयर टू दिस, जैसे हमने एसिटिक एसिड का पढ़ा था, तो ये बहुत वीक है, डिसोशिएट कम होता है, तो H पॉजिटिव आयंस की हम कंडक्टेंस इसकी वजह से नेग्लिजिबल लेंगे, जीरो लेंगे, मतलब इसकी कंडक्टेंस तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ये समझना है। H पॉजिटिव आयंस के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 100 थे, फिर कितने हो गए 98 हो गए, फिर 97, फिर 96, मतलब ये क्या हो रहे हैं धीरे धीरे टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं, जैसे हम वॉल्यूम ये ऐड करते जा रहे हैं और फॉर्म करता जा रहा है वाटर, ठीक है। तो इसकी कंडक्टेंस तो बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, नेग्लिजिबल है, तो यानी इसकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली कम हो रही है, और मैंने आपको बताया था इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी कंडक्टेंस कम हो रही है, इसका मतलब क्या, मोलर कंडक्टेंस या फिर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रही है आपकी। तो यानी कि जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है ये कब तक होगा, सुनो ध्यान से, जब तक ये जीरो नहीं हो जाती यहाँ पर, मतलब इतना NaOH ऐड कर दो वॉल्यूम कि आपके पास जो H पॉजिटिव जितने थे 100 के 100 वो जीरो हो जाएं और OH के साथ फॉर्म हो जाएं पूरे के पूरे, और क्या बना लें, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यानी जितने थे 100 के 100 यहाँ पर आपके फॉर्म हो गए वाटर के फॉर्म में, ठीक है। और अगर इसको मैं डिसोशिएट माने 100 बन गए हैं ये डिसोशिएट होने के बाद, तो अब कितने फॉर्म होंगे 0.05 0.04, तो नेग्लिजिबल H पॉजिटिव आयंस देंगे, ठीक है, क्योंकि डिसोशिएट ही नहीं हो रहा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब देखो ये वाला जो यहाँ पर आएगा ना ये क्या होगा, डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस जो पहले, क्योंकि इसकी माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा थी H पॉजिटिव, अगर H पॉजिटिव ही सॉल्यूशन में कम होता जा रहा है तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस भी कम हो रहा है, क्योंकि इसकी मोबिलिटी कम हो रही है अब, क्योंकि यही नहीं बचेगा तो मोबिलिटी कहाँ से आएगी इसकी, ठीक है। तो यानी कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस। अब आयंस ही यहाँ से गायब हो रहे हैं H पॉजिटिव जो सबसे स्मॉल थे, तो यानी कि हम क्या मान के चलेंगे
कंडक्टेंस कम हो रही है मेरे, ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयंस व्हेन वी ऐड वॉल्यूम ऑफ NaOH फ्रॉम द प्यूरिट, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं हम, दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं? दिस इज योर इक्विवेलेंस, अब दिख ही नहीं रही है तो ये छोड़ दो, इसको लिख लो इक्विवेलेंस पॉइंट। दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब जहां पर आपका 100% न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, मतलब सारा का सारा जो आपके पास OH था वो H पॉजिटिव से मिलके वाटर बना चुका है और NaOH HCl के साथ मिलके 100% NaCl बन चुका है आपका, मतलब अब सॉल्यूशन में आपका क्या है? NaCl है। तो यहाँ लिख लेना कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और यू कैन से कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और यू कैन से NaCl, मतलब NaCl की फॉर्मेशन कंप्लीट, NaCl फॉर्म लिख सकते हो आप, ठीक है, NaCl फॉर्म्ड, मतलब 100% NaCl बन चुका है आपका, ये सब कुछ खत्म हो गया और ये बन चुका है। जैसे जैसे आपने ये वॉल्यूम इसके अंदर ऐड करी, ये 0 हो गया है, तो इतना ही तो रिएक्ट करेगा, और अगर आपके पास HCl ही नहीं तो ये NaOH कहाँ से रिएक्ट करेगा, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब NaCl फॉर्म हो चुका है आपका, यानी कि ये चीज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मेरे पास ब्यूरेट में, अब यहाँ पर क्या बन गया आपके पास? NaCl बन गया, 100 के 100 थे, पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया। अब अगर मैं फर्दर NaOH को ऐड करूं इसमें से, क्योंकि NaOH तो मेरे ऊपर है कि मैंने कितना लेना है ml में ऊपर, है ना, ये तो जितना HCl लिया था 100 का 100 पूरा न्यूट्रलाइज हो गया NaOH की वॉल्यूम से और NaCl फॉर्म कर दिया, जिसको हमने इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर अगर मैं ऊपर से ये NaOH ऐड करूं तो अब HCl तो मेरे पास सोल्यूशन में है नहीं, तो सारी की सारी कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगी? अब इस NaOH, मतलब क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन में ये दोनों तो है ही है, प्लस आपने क्या डाल दिया ऊपर से NaOH, और मुझे ये पता है कि जो OH की कंडक्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, चाहे कितने आयंस प्रेजेंट हो, चाहे Cl हो, चाहे Na पॉजिटिव हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं, हमें क्या लेना है? मोलर कंडक्टेंस OH नेगेटिव की सबसे ज्यादा होने वाली है। अब जो फर्दर कंडक्टेंस आएगी वो किसकी वजह से आएगी? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ मैकेनिज्म। याद करो, माइग्रेटिंग पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन इज मोर देन दैट ऑफ द अदर आयंस, ठीक है। तो अब सारी की सारी किसकी वजह से आएगी? फाइनली अब मैं ऊपर से सिर्फ NaOH ऐड कर रही हूँ, तो सारी की सारी किसकी वजह से कंडक्टेंस आएगी? OH नेगेटिव की, जो Na की तो कम होगी एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। बताया था आपको, कोई भी आयन प्रेजेंट हो रिस्पेक्टिव आयन, उससे ज्यादा OH की या फिर H पॉजिटिव की होगी, ठीक है। अब किसकी होगी? सिर्फ सिंपल NaOH की वजह से होगी कंडक्टेंस, वो क्या करेगी? इंक्रीज, क्योंकि इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती OH नेगेटिव आयंस की। तो ये जो आएगी, दिस इज ड्यू टू द OH नेगेटिव आयन, जो NaOH से आएगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपका हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये बहुत इजी है, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो भी ऐसे ही आना है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैंने ले लिया ऊपर HCl ले लिया, नीचे NaOH ले लिया, ठीक है, क्या चेंज आता देखना। वॉल्यूम टाइट्रेट अब इस पर क्या होगा? HCl इन ml। मैं आपको दो सबका रिवर्स करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कई बुक्स में अलग अलग दिया होता है, ठीक है। दिस इज योर NaOH। अब मुझे बताओ, ये आपका वाटर में वही है, ये थोड़ा बहुत एक्वस मीडियम में लिया हुआ आपको, तो ये इस तरीके से डिसोसिएटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्या ऐड कर रही हूँ? HCl पहले लिखा, किसमें ऐड कर रही हूँ? NaOH बाद में लिखा, क्या आया? वही सेम HCl प्लस वाटर, बनना तो वही आपका, ठीक है। इस बार मैंने ये चीज इसमें डाल दी है, यानी कि जो मेरे पास, अब एक बात ध्यान रखना, आप HCl डाल रहे हो और NaOH में, ठीक है, तो यानी कि जो H अगर आपके पास ये 100% है, अब इस बार ये 100% है आपके पास, ये 100 लेने आपको, ये आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो 1 ml 2 ml 3 ml इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें चेंज देखेंगे अब क्या होगा। अब मुझे बताओ, H पॉजिटिव आयन अगर OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया तो क्या बना लेगा? वाटर, यानी कि OH नेगेटिव के आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, क्योंकि हम ये वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हैं, कभी 98 होगी, कभी 96 होगी, 95 होगी, इस तरीके से क्या होगा, जब तक 0 ना हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट ना आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस कंबाइन करके वाटर बना रही है, यानी कंसंट्रेशन किसकी कम हो रही है, OH नेगेटिव आयंस की। और मोलर कंडक्टेंस मैंने बताया था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की सबसे ज्यादा होती है। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी कि हमें उसका देखना जो हम ले रहे हैं नीचे, ठीक है ना, उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वॉल्यूम जैसे जैसे मैंने ऐड की 1 ml 2 ml 3 ml, क्या चेंज आया, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी किसकी, NaOH की, क्योंकि डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयंस जो सॉल्यूशन में है इसके डिक्रीज हो रहे हैं। पिछली बार क्या कर रहे थे हम, H पॉजिटिव आयंस कम हो रहे थे, अब की बार OH नेगेटिव आयन कम हो रहे हैं, किसकी वजह से, H पॉजिटिव आयन की वजह से। फाइन, ये वाला फिर जब तक आपका ये 0 ना आ जाए, तो ये आपके 100 बन गए, ये भी आपके पास 100 बन गए, ठीक है। अब जो NaCl है वो तो 100 बन गए पूरे, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट सेम वही है, इक्विवेलेंस पॉइंट, बट वहां पे क्या था, H पॉजिटिव आयन कम हो रहे थे, यहाँ OH नेगेटिव आयन कम हो रहे हैं, और दोनों की मोबिलिटी पावर बहुत ज्यादा होती है, माइग्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। अब देखो मेरे पास ये 100% आपके पास NaCl बन गया ना, ठीक है। अब कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगी, देखो ध्यान से, ये तो पूरा हो गया न्यूट्रलाइज, फाइन, तो NaOH तो हो गया खत्म मेरे पास, अब क्या बच गया, रिमेनिंग HCl। अब HCl ब्रेक होगा इन एक्वस मीडियम इस तरीके से, ठीक है। अब सारे के सारा कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा, H पॉजिटिव आयन की वजह से आएगा, सॉरी Cl नेगेटिव लिखो यहाँ, क्योंकि मुझे पता है जो आयनिक कंडक्टेंस होती है H पॉजिटिव की वो Cl नेगेटिव से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो H पॉजिटिव आयनिक कंडक्टेंस आएगी वो Cl नेगेटिव से ज्यादा आएगी, तो यानी सारे का सारा कंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा, H पॉजिटिव आयन, बिकॉज ऑफ द ग्रोथन्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल किसकी वजह से, इंक्रीज इन H पॉजिटिव। आपको सब में ऐसे ही करना है, इसमें देखना है इसमें क्या चेंज आ रहा है, जो आप ऊपर से डाल रहे हो डिपेंड करता है, जब पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम जो डाल रहे हैं ऊपर से ड्रॉप वाइज, क्योंकि इसकी वॉल्यूम तो हमारे ऊपर हमने कितनी ली है, तो ये जो बच गया एक्स्ट्रा उसकी वजह से आएगी कंडक्टेंस, ये फाइनली फाइन। तो बाद में कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया, रिवर्स करके भी, पहले ऊपर क्या लेना है फिर दूसरा क्या लेना है, एक दो में चेंज आता है ग्राफ में, वो दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लेना आपको वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये मैंने ऊपर से ड्रॉप वाइज, ये ब्यूरेट में आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, और NaOH मेरे पास ले लिया मैंने सॉल्यूशन में या फिर कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो, अब देखो इसके ना दो ग्राफ बनते हैं, अगर मैं इसी चीज को रिवर्स कर दूं ना तो डिफरेंट आएगा ग्राफ, अगर मैं ऐसे लूंगी तो अलग आएगा ग्राफ। देखो ध्यान से कैसे, दोनों चीजों को समझेंगे बहुत आराम से, ठीक है। यहां पर लिख लो कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, और यहां पर लिखना है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड, और जो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट कौन सा लिया हुआ आपने यहाँ पर, CH3COH, डिपेंड करता है आपने ऊपर क्या लिया है, दो ग्राफ अलग बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, बुक्स में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मेंशन नहीं किया होता कई बार। तो ब्यूरेट में मैंने ले लिया एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड, और नीचे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखना सभी इक्वेशंस को। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वो लिखो जो आप ऐड करते हो, नेक्स्ट वो लिखो जिसमें ऐड करते हो, जिसको जिसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, क्या बनेगा, CH3COO क्योंकि CH3CO नेगेटिव बनेगा प्लस H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा, दिस इज योर वाटर, इसको तो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान से बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्यों बोला, जब भी पूरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट बनता है दो कंपोनेंट्स, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, उसका कोई अगर एक कंपोनेंट जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग से आया हुआ है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कंसिडर करके चलते हैं, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग से आए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो स्ट्रॉन्ग ही होगा आपका, ठीक है, जैसे आपका NaCl था, फाइन।
अब यहाँ देखो CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, जो Na पॉजिटिव है ना वो कहाँ से है, कौन से कंपोनेंट से आया, NaOH यानी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से आया। इसको स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग चीज है, स्ट्रॉन्ग से अगर ये चीज आई हुई है, कोई एक कंपोनेंट आया हुआ है आपका, तो उसको स्ट्रॉन्ग ही में हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर दोनों वीक से आए हैं तो वो वीक में कंसिडर होता है, लेकिन अगर एक भी स्ट्रॉन्ग से आया है तो स्ट्रॉन्ग में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक। दिस इज योर वीक, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार जो मेरे पास ये है, ये वाला है सॉल्यूशन के अंदर, दिस वन, इसमें चेंज कंसिडर करना है, ठीक। ये ऊपर से मैंने ऐड कर दिया वीक एसिड, ml में 1 ml 2 ml 3 ml, ये आपके पास 100 था पूरा टोटल। अब देखो ध्यान से, NH किस फॉर्म में था, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसकी कंसंट्रेशन किसकी जैसे होगी, OH नेगेटिव। मैं देखो हमेशा हर जगह OH नेगेटिव H पॉजिटिव इसलिए कंसिडर करके चल रही हूँ क्योंकि इनकी मोलर कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती चाहे कोई आयन हो। अगर यहाँ Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव की कम होगी एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसलिए मैंने OH नेगेटिव कंसिडर किया है। अब यहाँ 98, 96 इस तरीके से कंडक्टेंस 0 तक जाएगी आपकी इसी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की। तो जो आपके पास, एक बात बताओ, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक। एक बात बताओ, ये फॉर्मेशन हो रही है स्ट्रॉन्ग की, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात ध्यान से बताना, यहाँ से जो कंसंट्रेशन किसकी कम हो रही है, OH नेगेटिव की, क्योंकि ये हम ऐड जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। H पॉजिटिव इसका OH नेगेटिव से कंबाइन करके वाटर बना रहा है, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह से कंडक्टेंस H पॉजिटिव की कम होने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, वही फंडा है, सिंपल। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर, डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। फाइन, इतना समझ आया। इसमें देखना क्योंकि इसमें चेंज आ रहा है ऊपर से डालने के बाद। अब देखो ध्यान से, ये चीज हो गई। अब मैंने बोल दिया कि ये 100% मतलब 0 हो गई इसकी कंसंट्रेशन, इतनी आपने इसकी वॉल्यूम इसमें ऐड कर दी कि इसकी कंसंट्रेशन 0 तक अप्रोच कर गई। तो यानी कि पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे पास अब सॉल्यूशन में, CH3COONA। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास अब सॉल्यूशन में क्या है, तो पहला तो ये है, दिस इज योर फर्स्ट थिंग, ठीक है। मतलब जो पहली चीज हुई वो डिक्रीज इन OH की वजह से हुई सॉल्यूशन के अंदर। जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो एक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा यहाँ पर, मतलब पूरा का पूरा फॉर्मेशन किसका हो चुका है, CH3CON में। तो यहाँ पे लिख लेना CH3COO नेगेटिव Na फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। बार बार लिखने की नीड नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट ही होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखना क्या होगा इस बार। एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट लगता है वहां कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाती है। अब देखो क्यों होता है, रीजन। जैसे ये वाला बना मेरे पास, सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास, पूरा का पूरा जो बन गया है, स्ट्रॉन्ग बनी है ना चीज, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन में क्या बच गया मेरे पास नीचे, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, क्या बन गया, CH3COONA। अब जो सॉल्यूशन में CH3COONA रह गया रिमेनिंग, वो किससे रिएक्शन करना स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो हम कितना भी डाल सकते हैं, ये डालना स्टार्ट करेंगे। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या कर दिया, ये बचा था मेरा सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन यही बचा है, अब ये तो खत्म हो चुका है पूरा आपका। अब मैंने डाल दिया ऊपर से CH3COH ऐड। अब ये मैंने ऐड करना स्टार्ट किया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज क्या होती है, अगर मैं इनको अलग अलग लिख के दिखाऊं आपको, तो देखो ध्यान से, अब देखो अगर मैं इसको CH3COOH ऊपर से ऐड कर रहे हो, किस तरीके से डिसोशिएट होता है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर CH3COONA मैंने डाला, ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, दिस इज योर वीक कंपोनेंट, दिस इज स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। आपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है कि देखो अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इन्फ्लुएंस हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, देखो ध्यान से, ये जो आपके पास ऐसा डिसोशिएट हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऐड कर दिया तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई ऐसा आयन कंपोनेंट मतलब मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, ऐसा कंपोनेंट मिलेगा जो सिमिलर होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ। देखो कौन सा है, ये वाला, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि देखो
अभी दोनों ऐड हो चुके हैं, मतलब ये दोनों तो अलग हैं, ये तो 1 1 है मान लिया, ये 1 + 1 2 हो चुके हैं, मतलब क्या है, इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो अकॉर्डिंग टू ली चैटली प्रिंसिपल जो मेरे पास रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो, अगर मेरे पास रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेशन होगी इसकी वो क्या होगी, मतलब इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। सप्रेस्ड लिखा रहता है ना कि इसका डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द कॉमन आयन, मतलब इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब आपने ऐसा कुछ डाल दिया उसमें स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि उसकी जो पहले डिसोसिएशन पहले टूट रहा था अब और भी कम हो गया। क्यों हो गया, कॉमन आयन की जैसे इतना, मतलब ये एक ऐसा कॉमन आयन हो गया है, मतलब ये कॉमन आयन मतलब क्या, इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है जिस तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, मतलब उसके इफेक्ट को कैंसल आउट करना होता है हमें। तो कंसंट्रेशन बढ़ गई तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करेगा, ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ताकि ये प्रोसीड ही ना करे, इनकी कंसंट्रेशन बढ़े ही ना, तो कम करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट करता है। अब ये बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका पहले डिसोसिएशन हो रहा था वीक कंपोनेंट का वो और भी कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो डिसोसिएशन है हम मान के चलते हैं पहले तो 5% हो रहा था, अब तो 1 भी % नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये चीज क्या हो रही कि कॉमन आयन इफेक्ट शो करता है इस तरीके से, जिसकी जैसे मैं मान के चलूंगी अब तुम कितना ही CH3COH ऐड करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टेंस पे, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका जो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन होता है वो भी रुक गया अब। ठीक है, तो यानी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरीके से लाइन जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, पैरेलल, कांस्टेंट का मतलब पैरेलल, नो इफेक्ट ऑन कंडक्टेंस, अगर कंडक्टेंस 10 है तो 10 ही रहेगी। फाइन, अब इसको रिवर्स करके स्टडी करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा रिवर्स करने से, देखते हैं कैसे। तो अब मैंने क्या लिखना है, अब मैंने ऊपर क्या लिया था पहले CH3COH, अब मैं लूंगी NaOH, दोनों तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आपको क्लियरिटी बने। ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर है, ये आपका है ब्यूरेट के अंदर। ठीक है, अब मैंने ड्रॉप वाइज ये NaOH ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब सिंपल वही लिखना, नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ, किसकी लोगे इस बार, NaOH एडिड, टाइट्रेंट एडिड लिख दो या फिर NaOH एडिड। ठीक है, यहाँ आएगा आपके पास कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लिख लो। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर सिर्फ वही लिखना है, पहले लिखो NaOH जो ऐड करते हैं, जिसमें ऐड करते हैं। ठीक, क्या बन जाएगा, सिमिलरली वही चीज बनेगी। देखो समझने का थोड़ा सा तरीका इसमें अलग, ग्राफ देखना बिल्कुल अलग बनेगा। आप सोच रहे होगे कि वही बनेगा, नहीं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग के केस में था। यहाँ देखो ये भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज योर वीक, यस वीक एसिड। ठीक है, अब देखो कैसे बनता है ग्राफ। अब वॉल्यूम डालते जा रहे हो NaOH की। अब मुझे बताओ जो CH3COH है पहले कितना है, 100% आपका, 100 मॉलिक्यूल्स है मान लिए, अभी तक मैंने ये ऐड नहीं किया, तब तक मेरे 100 है, मतलब 0 ml पे। जैसे मैंने 1 ml ऐड किया, मान लेते इसकी 98 हो गए। ठीक है, मतलब कुछ न्यूट्रलाइज हो रहा है, इनके 99 हो गए, इस तरीके से 99 का 2 ml डालोगे 98 हो जाएगा, तो इस तरीके से मतलब होगा, मतलब सिंपली समझाने के लिए है। अब मेरे पास 100 थे, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये किस तरीके से है। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे ये वीक जरूर है बट कुछ तो H पॉजिटिव है, मतलब ये वीक तो है, मतलब 5% तो डिसोशिएट होगा ना, ये कुछ तो डिसोशिएटेड फॉर्म में है ये सॉल्यूशन के अंदर, तो H पॉजिटिव कुछ तो है इसके अंदर। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे आप NaOH डालते हो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव कुछ तो थोड़े बहुत कंबाइन करेंगे ना, बहुत कम है, क्योंकि HCl में तो क्या था, स्ट्रॉन्ग था तो पूरे के पूरे 100 थे H पॉजिटिव। यहाँ क्या है, कुछ मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के हैं, बाकी CH3COH 95% फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यानी कि इसके कुछ मॉलिक्यूल्स तो इसका कंबाइन होंगे ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है इसके जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होती है किसी भी अदर आयन से। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, और ये वीक है, इसके साथ हमने मानी नहीं कंडक्टेंस। ठीक है, तो यानी कि आपको थोड़ा सा स्मॉल ऐसे कई बार दिखाते हैं क्वेश्चंस में, कई बार ना आपको दिखेगा, कई बार नहीं दिखाई देगा, लेकिन बहुत कम होता है, मतलब इतना ज्यादा दिखाया आपको, ये बहुत कम इस तरीके से दिखाया जाता है। देखो ग्राफ में कई बार ये ऐसे दिखाते हैं, बहुत माइन्यूट सा, मतलब दिखता भी नहीं कई बार। तो
तो बहुत कम, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स ही कम थे H पॉजिटिव के, तो थोड़े बहुत ही कंबाइन हो पाएंगे OH नेगेटिव आयंस के साथ। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ 5 ही मॉलिक्यूल्स थे, 100 के 100 तो थे नहीं जो कंबाइन हो जाएंगे, उसके वजह से ज्यादा कम लार्ज कंडक्टेंस डिक्रीज करती, बट यहाँ 5 ही मॉलिक्यूल्स थे। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये आता है डिक्रीज इन H पॉजिटिव आयन ऑफ CH3COH। जितने थे सारे कंबाइन कर गए OH नेगेटिव के साथ, यानी कि कंडक्टेंस तो डिक्रीज हुई है H पॉजिटिव आयन की वजह से। अब नेक्स्ट जो आता है ना आपके पास, वो किस वजह से आता है, देखो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं कंबाइन हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा इसके साथ जितना कंबाइन होना था उतना कंबाइन होके क्या बना गया, ये वाला स्ट्रॉन्ग मिल गया आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला है ना, इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस आपकी बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, अब ऊपर से एक बात ध्यान रखना, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्यों, ऊपर से CH3COH नहीं ऐड कर रहे हो इस बार, ये तो वही वाला फंडा होता जो पहले था, कांस्टेंट हो जाती, बट इस बार क्या NaOH डाल रहे हो बेटा, ध्यान से देखना, जितना NaOH डालोगे ना, जितना ml, तो वो CH3CO नेगेटिव से कंबाइन होकर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बना रहा है, जो कि फर्दर फुल डिसोसिएट होता है, ये वाला तो पूरा ही डिसोसिएट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब जो कंडक्टेंस आएगी ना, वो इसकी वजह से आएगी, पूरा डिसोसिएशन की वजह से, यानी दूसरा जो आपके पास ग्राफ आएगा वो बढ़ेगा ऐसे, ड्यू टू, ये किसकी वजह से आएगा आपके पास, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CH3COONA, जो कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीट डिसोशिएट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पूरा फॉर्म हो गया है, स्ट्रॉन्ग पूरा फॉर्म हो चुका है आपके पास, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट था जो डिक्रीज H पॉजिटिव की वजह से था, यहाँ जो इंक्रीज हुआ वो CH3CONA की वजह से था, ठीक है, पूरा डिसोशिएट हो गया। अब लेफ्ट जो मेरे पास पूरा, तो ये कंप्लीट यहाँ सॉल्यूशन में क्या बन गया, CH3CONA, ठीक है। अब मुझे क्या, मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ NaOH, क्योंकि ये तो पूरा खत्म हो गया आपका, ये खत्म हो गया, ऐसा कंबाइन होके। अब जो NaOH है वो क्या करेगा, सिंपली से जो कंडक्टेंस आएगी किसकी वजह से आएगी, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव, उसमें भी किसकी वजह से आएगी, OH नेगेटिव की वजह से, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस जो होगी OH नेगेटिव की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अनदर आयन, ये पता है आपको, है ना, ग्रोथ मैकेनिज्म, तो ये इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी अब, तो यानी कि अब जो फर्दर इंक्रीज होगा वो किसकी वजह से होगा, वो ऐसे कर लेना, आगे स्ट्रेट जाएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे आपको दो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, देखो ध्यान से, यहाँ डिक्रीज हुआ H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर जो यहाँ पर खत्म हुआ ना, इसका मतलब क्या है, पूरे H पॉजिटिव आयंस रिमूव हो चुके हैं सॉल्यूशन में से, मतलब कि वो किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। फिर क्या बना मेरे पास, टोटल CH3CONA, मतलब मेरे पास क्या है ना, ये एकदम से तो बनेगा 98, 97, 96, 95, जब तक जीरो ना हो जाए, जब तक ये कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, मतलब ये चीज क्या हो रही है, अब CH3CONA, मतलब ये वाले आयंस आपके फॉर्म होते जा रहे हैं सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि मोबिलिटी Na पॉजिटिव की ज्यादा, इसकी ज्यादा, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया। अब जो फर्दर, अब ये नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, जब आपका कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है CH3CONA, मतलब दो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझा दोगे ना। पहला इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा जब H पॉजिटिव आयंस खत्म हो चुके हैं सॉल्यूशन में, दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट कब मिलता है, जब ये चीज पूरी कंप्लीटली फॉर्म हो चुकी है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट CH3CONA फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सब कुछ खत्म, उसके बाद जो नेक्स्ट डलेगा आपका NaOH, वो सिर्फ NaOH की जैसे कंडक्टेंस आने वाली है, तो ये फर्दर किसकी जैसे इंक्रीज हो रही है कंडक्टेंस, OH नेगेटिव आयन की वजह, ठीक है। तो दो इक्विवेलेंस पॉइंट समझा देना आप यहाँ पर। तो देखा यहाँ पर आपने दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कई बार बेटा ध्यान रखना, कई बार ग्राफ है ना आपको ऐसे भी दे देगा, कई बार आपको ना शो ही नहीं करता ये H पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये जो CH3COH है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव है, तो हो सकता है उसने H पॉजिटिव को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके चला हुआ है, कि मतलब डिसोशिएट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, घबराने की जरूरत नहीं, कई बार ये नहीं दे रहा था, बट मोस्टली बुक्स में आपको ये मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिक्रीज अगर मिल रहा है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन में है, तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, क्योंकि नेट एग्जाम में पूछ लेते हैं, और कई बार है ना आजकल तो जैसे IIT एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा आपने कितना ईजी है ये, बिल्कुल ईजी तरीके से समझना है कि ऊपर वाला ऐड कर रहे हैं, नीचे वाला का पूरा देखना है आपको क्या चेंज आ रहा है, पूरा टोटल चेंज होने के बाद देखना है कि
बाद में जो फर्दर ऐड करते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम भी हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को कंटिन्यू करेंगे, जो भी इसका इंपॉर्टेंट होगा। प्रिसिपिटेशन भी आएगी इसी के अंदर, और जो दूसरी आपके पास आई थिंक 2 वीक कंपोनेंट ले लेंगे, एक मतलब 2 वीक कंपोनेंट्स वर्सेस 1 स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझना, वो टफ नहीं, बिल्कुल भी ईजी है, मतलब आपको कॉम्प्लिकेटेड मतलब कर दिया जाता है, अदरवाइज वो इतनी हार्ड चीज़ है नहीं, बहुत ईजी है, देखो ये चीज़, ठीक है। तो फिर भी कोई डाउट लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, और मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है, अलग तरीके से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।